Hello, dear friends. I am Dr. Mukesh Parik, and let us study today a very important poem. Actually, these are uh, Indian poems written in Sanskrit, and then later they were translated from Sanskrit into English by John Brough, John, John, Brough. These poems are very small क्वाट्रेन्स, जिनको हम लोग चौपाइयाँ बोलते हैं, 4 लाइन का स्टैंजा, उसको इंग्लिश में क्वाट्रेन कहा जाता है। और ये बहुत ही 3 अलग-अलग कवियों के द्वारा ये लिखी गई कुछ क्वाट्रेन्स आपके सिलेबस में रखी गई हैं। इनका पर्पस है सो दैट स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग इंग्लिश लिटरेचर इन इंडिया, दे कैन ऑल्सो नो दैट वी ऑल्सो हैड great poets who wrote beautiful poetry, thoughtful poetry, insightful poetry, reflective poetry। और इसी मामले में भी हमारे कवि इंग्लिश लिटरेचर के राइटर्स से कम नहीं थे। ऐसा नहीं है कि केवल शेक्सपियर या चौसर या स्पेंसर, मिल्टन और वर्ड्सवर्थ और कीट्स ही बड़े कवि हुए हैं। तो ये एक प्रयास है कि इंडियन राइटर्स को, इंडियन स्टूडेंट्स को जो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं, उनको चाहे ट्रांसलेशन के थ्रू ही सही, एटलीस्ट ये बताया जाए कि उनके यहाँ भी अच्छे राइटर्स हुए हैं। अब आपके कलेक्शन में कुछ छोटी छोटी ट्रांसलेशंस हैं। ये पहली जो ट्रांसलेशन है, इसको क्वाट्रेन बोलते हैं, 4 लाइन का स्टैंजा है छोटा सा। ये कालिदास का लिखा हुआ है। कालिदास, as everybody knows, that he was a renowned Sanskrit poet and dramatist, and he lived from the mid 4th to the early 15th century. His works include Shakuntala, मेघदूतम। दोनों ही, मेघदूतम एक कविता है जो बीए ऑनर्स में फाइनल ईयर में पढ़ाई जाती है इंग्लिश लिटरेचर में, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में, और भी कई यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती है। शाकुंतलम इज टॉट इन दिल्ली यूनिवर्सिटी इन फर्स्ट ईयर बीए ऑनर्स। और वो एक राज दरबार के अंदर मतलब कवि थे। हिज कोर्ट ड्रामाज इन वर्ड्स रिलेट mythological tales, romantic love and adversity and all। इस कविता में आपको बहुत ज़्यादा टफ चीज़ नहीं पूछी गई है। इसमें कवि कह रहा है कि इज पोइट्री ऑलवेज वर्दी व्हेन इट इज ओल्ड। एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन राइटर ने पूछा है, क्योंकि कई बार हम सबकी आदत होती है कि कोई भी राइटर जो बहुत फेमस हो, पुराना हो, हम उसकी कविता को महत्वपूर्ण मानते हैं। और कोई हमारे आसपास कोई नया राइटर लिख रहा हो, जब तक वो पब्लिश ना हो जाए, उसे इनाम ना मिल जाए, तब तक हम सोचते हैं कि शायद वो महत्वपूर्ण राइटर नहीं है। तो राइटर ने एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि एक पोएम कब इंपॉर्टेंट होती है ना, उसको कब ग्रेट हम कंसीडर कर सकते हैं। इस इशू को राइटर ने उस कविता की वर्थ को मतलब समझने के लिए एक छोटा सा क्वाट्रेन लिखा है, जिसके ऊपर उन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया है, उन्होंने हमारे ऊपर ये डिसीजन छोड़ दिया है। तो मैं इसकी हिंदी समझाता हूँ, फिर थोड़ा सा डिस्कशन करता हूँ। पूछ रहे हैं, कवि ने एक क्वेश्चन पूछा है कि इज पोइट्री ऑलवेज वर्दी व्हेन इट इज ओल्ड। तो ये एक खास किस्म का रेटोरिकल क्वेश्चन इसको कहते हैं, RHETORICAL। रेटोरिकल क्वेश्चन का मतलब होता है एक ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर मोस्टली हमें पता होता है। जैसे हम किसी को पूछें कि आ गया, जबकि हमारे सामने है वो, और उसी को पूछ रहे हैं कि तू आ गया क्या, जबकि वो आ चुका है। ऐसे ही कवि पूछ रहा है कि क्या पोइट्री हमेशा वर्दी, वर्दी का मतलब होता है महत्वपूर्ण, क्या कविता तभी महत्वपूर्ण है व्हेन इट इज ओल्ड, जब वो पुरानी कविता हो गई है, एंड इट इज वर्थलेस, और क्या वो बिना काम की है, बिना महत्व की है, देन तब बिकॉज इट इज न्यू, क्योंकि वो नई है। तो इसने हमारे से 2 प्रश्न पूछे हैं और उनके उत्तर भी देने की कोशिश नहीं की है। वो बाद में कहते हैं तीसरी लाइन में, रीडर्स डिसाइड इन योर सेल्फ दिस बी ट्रूथ, फॉल्स सस्पेंड जजमेंट। वो कह रहे हैं कि जो लोग इसको अलग अलग तरह से ट्रांसलेट किया जाता है। किसी किसी किताब में इसका कहते हैं कि रीडर्स डिसाइड योर सेल्फ इन दिस बी ट्रू, फूल्स सस्पेंड जजमेंट, वेटिंग टू बी टोल्ड। कई जगह अलग तरह से लिखा है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि इसमें वो प्रश्न पूछ रहे हैं कि रीडर्स को खुद डिसाइड करना होगा कि सच क्या है, क्योंकि जो झूठे लोग होते हैं वो जजमेंट को, यानी कि अपने निर्णय को सस्पेंड करते हैं, रोकते हैं। मतलब कि निर्णय आपको देना ही होगा, आपको बताना ही होगा कि पोइट्री ओल्ड होती है तब महत्वपूर्ण होती है, या कि जब वो नई होती है तब वो महत्वपूर्ण नहीं होती है। इसका मतलब है, इसमें राइटर ने समझाने की कोशिश की है, एक तरह से वो प्रश्न पूछते हुए हमें ये एक मैसेज दे रहे हैं कि जो कविता की वर्थ होती है वो
टाइम से और प्लेस से नहीं होती है, वो उस चीज से होती है कि उसमें कितनी महत्वपूर्ण बातों को कहा गया है, कितना सामाजिक और जो कंटेम्प्ररी इश्यूज है उनसे रिलेटेड वो पोएम है, या कि कितनी वो इंसान की जो मेजर समस्याएं रही हैं सदियों से उनके ऊपर लिखी कविता है, क्या क्या उसमें बहुत अच्छा म्यूजिक है, क्या उसकी इमेजरी बहुत अच्छी है, क्या उसका शब्दों का जो सिलेक्शन है वो बहुत अच्छा है। तो इस तरह से हम कविताओं को जज करते हैं, हम ओल्ड और न्यू से जज नहीं करते हैं। हाँ, कुछ कम पढ़े लिखे लोग हो सकता है किसी चीज को सिर्फ इसलिए जज करें कि सही कि ये तो पुरानी कविता है तो इसलिए महत्वपूर्ण होगी, तो हम इसको यहाँ पे हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस कई बार दे देते हैं। कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि एक राइटर नया है तो हो सकता है वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो इस तरह से इसका आपको एक अर्थ समझ में आ गया होगा कि राइटर क्या कहना चाह रहा है। ये 4 लाइन है, 4 लाइन को इंग्लिश में क्वाट्रेन बोलते हैं। अब चलते हैं अगले स्टैंजा की तरफ, सिलेबस में है और ये भवभूति का लिखा हुआ है। भवभूति भी एक भारतीय राइटर हुए हैं बच्चों, और ये भी संस्कृत पोइट थे, ड्रामेटिस्ट थे, और ये अर्ली 8th सेंचुरी के अंदर मतलब जीते थे। हिज वर्क वॉज नोटेबल फॉर इट्स सस्पेंस एंड विविड कैरेक्टराइजेशन, मतलब उनके वर्क्स में बहुत ज़्यादा सस्पेंस रहता था और बहुत ज़्यादा अच्छा कैरेक्टराइजेशन, चारित्रिक चित्रण वो किया करते थे। और उनके जो 3 प्लेज हैं वो बहुत ही फेमस है। महावीर चरितम, दूसरा है मालती माधवम एंड उत्तर रामचरितम। इन 3 प्लेस के लिए भवभूति को याद किया जाता है। अब उनका भी एक चौपाई यानी कि क्वार्ट्रेन हमारे सिलेबस में रखा गया है। कवि कह रहा है कि इफ लर्नड क्रिटिक्स पब्लिकली डिराइड, लर्नड का मतलब पढ़े लिखे ज्ञानी, क्रिटिक्स जो होते हैं यानी आलोचक जो कविताओं को पढ़ करके और उन पर आलोचना करते हैं, पब्लिकली डिराइड सबके सामने, डिराइड का मतलब होता है हंसना, किसी को नीचा दिखाना, उसको रिडिक्यूल करना। माई वर्स, मेरे काम को, मेरी वर्स मैंने कविता को अगर कोई पढ़ा लिखा क्रिटिक सबके सामने हंसे मेरी कविता पर, वेल तो ठीक है, इसको कन्वर्सेशनल टोन में लिखा है कवि ने। वेल हम जब लिखते हैं तो इसका मतलब होता है जैसे हम डे टू डे लाइफ में बात कर रहे हो, लेट देम, कहता है करने दो उनको अगर वो ऐसा करते हैं। नॉट फॉर देम आई रॉट, यहाँ पे रॉट की स्पेलिंग बहुत सोच समझ करके ही जॉन ब्रो जिन्होंने इसको ट्रांसलेट किया है, उन्होंने इसको WROTE ना लिख करके WROUGHT लिखा है, क्योंकि WROUGHT लिखने का मतलब है क्योंकि इस जब हम लोहे का कोई सामान बनाते हैं ना, उसको पिघला करके उसको ढालते हैं, देयर वी यूज दिस वर्ड इन इंग्लिश, रॉट। तो राइटर भी कहना चाह रहे हैं कि मैंने कविता लिखी है सदियों के लिए, लेकिन मैंने उनके लिए नहीं लिखी है। और तो इसका साधारण यहाँ पे रॉट वर्ड के ऊपर पन है, PUN, पन। पन का मतलब होता है एक ऐसा अलंकार, मेटाफर, जिसके अंदर शब्द के 2 मीनिंग निकलते हो, ठीक है। नॉट फॉर देम, देम यहाँ पे आ रहा है उन क्रिटिक्स के लिए, कि मैंने उन क्रिटिक्स के लिए नहीं लिखा, मैंने कविता को कविता के लिए लिखा है। वन डे अ मैन शैल लिव टू शेयर माई थॉट। अब कॉन्फिडेंस देखिए कवि का। कवि कह रहे हैं कि अगर मेरे कविता में दम है तो मैंने एक दिन जरूर एक आदमी होगा, शैल लिव का मतलब एक आदमी जरूर जिएगा, यानी कि एक आदमी होगा जो शेयर करेगा मेरे विचारों को, मतलब मेरी कविता को अप्रूव करेगा, मेरी बातों के साथ, कविता में जो मैंने बातें कही हैं उसके साथ वो अपने आप को एग्री महसूस करेगा। फॉर टाइम इज एंडलेस, फॉर का मतलब है यहाँ पे बिकॉज, क्योंकि टाइम तो एंडलेस है, अनंत है समय तो, एंड द वर्ल्ड इज वाइड, और संसार बहुत विस्तृत है। ऐसा नहीं है कि मैं कविता अभी लिख रहा हूं, अब आपको मालूम है कि 8th सेंचुरी में इस कवि ने ये बात लिखी और आज हम उसको पढ़ रहे हैं, और ये बात आज भी उतनी ही रेलेवेंट है, समसामयिक है, सही है, कि आज हम जैसे हम बड़े बड़े राइटर्स को पढ़ते हैं, कालिदास को पढ़ते हैं, शेक्सपियर को पढ़ते हैं, वाल्मीकि को पढ़ते हैं, तो कोई ऐसा नहीं है कि उनकी इंपॉर्टेंस खत्म हो गई हो। इसका मतलब है कि टाइम के हिसाब से अलग अलग राइटर्स की अलग अलग भूमिकाएं होती हैं और उनकी बात अलग अलग जनरेशन को अलग अलग तरीके से समझ में आती है। अगर एक जनरेशन को समझ नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, हो सकता है आगे आने वाली पीढ़ियों को वो बात समझ में आई। इसका मतलब है इस कविता का भी एक बड़ा गहरा मीनिंग है। राइटर ने हमसे पूछने की कोशिश की है कि इफेक्ट जो है कविता का या रीडिंग ऑफ पोइट्री है, उससे कोई एग्री करे या डिसएग्री करे, लेकिन आइडियाज आर मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इस तरह से देखा जाए तो कवि ने शायद हमसे इमोशनल रिस्पॉन्स भी लेने की कोशिश की है। तीसरी कविता की तरफ चलते हैं। अब जो तीसरी कविताएं हैं आपके सिलेबस में, छोटे छोटे ये क्वार्ट्रेंस रखे गए हैं, उसमें अनइक्वल लेंथ के काफी सारे स्टैंजाज हैं और ये लिखे गए हैं भरतहरि के द्वारा। भरतहरि का नाम आपने सुना होगा,
एक अपने आप में बहुत बड़े कवि हुए हैं। संस्कृत के वो एक बहुत बड़े फिलोसफर थे, वो एक व्याकरणविद थे जिनको इंग्लिश में ग्रामेरियन बोला जाता है, और वो 5th सेंचुरी के लेटर हाफ में मतलब लिखा करते थे। ओके, वाक्य पदिया जो है इनका मेजर वर्क माना जाता है, जो कि फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज से रिलेटेड है। और उनके और भी कविताओं के काफ़ी सारे कलेक्शंस मशहूर हैं, 100 के आसपास उनकी कविताएं फेमस हैं। और हिज पोइट्री रिफ्लेक्ट्स थीम्स सच एज द विजडम ऑफ द वर्ल्ड, लव एंड रिनंसिएशन, यानी त्याग और इस तरह की प्यार, संसार क्या है, माया क्या है, इस पर उन्होंने कविताएं लिखी हैं। अब मैं इस कविता को पढ़ता हूं आपके लिए। ऑफ व्हाट यूज इज द पोएट्स पोएम, कवि की कविता का क्या फायदा, यूज का मतलब है फायदा। ऑफ व्हाट यूज इज द बॉमेन्स डार्ट, बॉमेन का मतलब होता है तीर चलाने वाला, तीरंदाज, और डार्ट का मतलब होता है एरो यानी कि तीर। अब राइटर ने सीधे कविता को मेटाफोरिक तरीके से यानी मेटाफर के द्वारा लिंक कर दिया है कि कवि की कविता और तीर चलाने वाले का तीर, दोनों का कोई प्रयोग नहीं है, दोनों का कोई फायदा नहीं है, अनलेस, जब तक अनादर्स सेंस इज रील, जब तक के सामने वाले की जो इंद्रियां हैं, उसकी जो भावनाएं हैं, वो रील ना करे, यानी कि द्रवित ना हो जाए। रील का मतलब घूमना है, लेकिन यहाँ पे मीनिंग निकलेगा, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपको पोएम पढ़ा रहा हूँ, और मान लीजिए मेरी बात आपके दिल में ना लगे, आपके दिमाग तक ना पहुंचे, आप सोचने पे मजबूर नहीं हो, तो इसका मतलब है कि मेरे शब्दों का चयन, मेरे पढ़ाने का तरीका वो उतना अच्छा नहीं है। ऐसे ही कवि है, कवि ने कुछ कहा और आप तक बात ही नहीं पहुंची, जैसे किसी ने तीर चलाया और वो निशाने पे नहीं लगा। इसका मतलब कवि का मानना है कि शब्दों का एग्जैक्ट सिलेक्शन ही कविता को कविता बनाता है, और बिल्कुल ऐसे ही वो कवि का काम भी बिल्कुल तीर चलाने वाले के समान ही है कि वो अपनी बात को कहे और बात जिसको कही जा रही है उस तक पहुंच जाए। चौथी लाइन पढ़ रहा हूं। व्हेन इट स्टिक्स, ये तीर जब चुभता है, स्टिक्स का मतलब लगता है, क्विवरिंग, क्विवरिंग का मतलब होता है कांपने लगता है वो तीर, इन द हार्ट। तो ये 3 प्रश्न पूछे हैं राइटर ने 4 लाइन के थ्रू, कि क्या फायदा ऐसी कविता का जब तक कि वो कवि अपनी बात आप तक ना पहुंचा दे और आपका हृदय कांपने ना लगे। यहाँ पे कांपने का मतलब है कि आप इमोशनल ना हो जाओ। और इस बात को समझाने के लिए राइटर ने किस चीज का इस्तेमाल किया है, उसने पूछा है, उसने एक मेटाफर इस्तेमाल किया है कि कवि की कविता तीरंदाज के तीर के समान है। अब हम समझ सकते हैं कि राइटर ने एक बहुत खूबसूरत तरीके से अपनी बात को कहने की कोशिश की है कि आखिर कविता जो है वो कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है, और क्या वो फॉर एवर रह सकती है, और क्या कविता जो है वो अपना काम करती है। इसका मतलब है बिल्कुल सही है, कविता का मतलब ही यही है कि वो अपना काम करे, वो निशाने पे लगे। चलिए अगली लाइन पे चलते हैं। अगली जो पोएम है वो भी भरतहरि की लिखी हुई है। कह रहा है कि स्काउंड्रल्स विदाउट द विट टू फिट अ वर्ड और 2 ऑफ वर्ड्स टुगेदर। इस कविता की थीम है, स्काउंड्रल्स का मतलब लिख लीजिए पहले आप, एक गाली होती है ये। स्काउंड्रल्स का मतलब होता है गुंडे, मवाली, खराब, शैतान लोग। विदाउट विट, विट मतलब बुद्धि, तेज बुद्धि। कवि के अंदर जो एक तेज बुद्धि होती है ना, हाजिर जवाबी, और वो जिससे वो कविताएं लिखता है, उसको इंग्लिश में विट कहा जाता है। तो कवि कह रहा है कि क्रिटिक और कवि के बीच की ये कविता है कि अगर एक कवि लिख रहा है और एक ऐसा आलोचक, एक ऐसा क्रिटिक जो उसकी कविता को नहीं समझ पाए, तो वो किसको दोष देगा? वो ऑब्वियसली उस कवि को दोष देगा कि इसने अच्छा नहीं लिखा। वो कभी भी अपने आप को गलत साबित नहीं करेगा। जैसे कोई स्टूडेंट है मान लीजिए, और उसका लेवल कमजोर है, उसकी वोकैबुलरी अच्छी नहीं है, वो हमेशा से अच्छी तरह से अपने सिलेबस को कवर करता नहीं आया है, क्लासेस अटेंड नहीं की है, टीचर को सुनता नहीं है, तरह तरह की चीज़ें नहीं पढ़ता है, तरह तरह की ऑब्जर्वेशन नहीं है लाइफ में, तो वो किसी भी टीचर के अच्छे लेक्चर को कभी समझ ही नहीं पाएगा। और वो मोस्टली क्लास के बाहर आकर के क्या कहता पाया जाता है कि फलाने टीचर को पढ़ाना नहीं आता। बिल्कुल ऐसे ही कवि कह रहा है कि स्काउंड्रल्स विदाउट द विट टू फिट अ वर्ड और 2 ऑफ वर्ड्स टुगेदर। कहता है एक कोई ऐसा शैतान कवि, क्रिटिक, जिसमें इतनी बुद्धि नहीं है कि वो फिट कर सके 1-2 शब्दों के को कविता के टुगेदर, आर डॉन्टेड नॉट अ विट टू सिट। डॉन्टेड का मतलब है कि देखो जरा, वो उसकी हिम्मत देखो, मतलब डॉन्ट का मतलब है हिम्मत करता है वो, मतलब कायर है वो। आर डॉन्टेड, डॉन्टलेस का मतलब होता है हिम्मती, और डॉन्टेड का मतलब है उसकी मजाल देखो। नॉट अ विट टू सिट, उसकी मजाल नहीं होती है। विट मतलब जरा सी भी,
अब यहाँ पे कवि ने बहुत सुंदर म्यूजिक उत्पन्न किया है, ऊपर विट लिखा है, नीचे भी विट लिखा है, उच्चारण सेम है लेकिन स्पेलिंग अलग है, मीनिंग अलग है। ऊपर वाले फर्स्ट लाइन में जो विट है उसका मतलब तेज बुद्धि है, तीसरी लाइन में जो विट है उसका मतलब है जरा सा भी। उसमें जरा भी हिम्मत नहीं है कि वो बैठे इन जजमेंट और मतलब निर्णय कर सके ऑन द एब्स्ट्रूज पोइट्री ऑफ अनदर। एब्स्ट्रूज का मतलब लिखिए इंटेलेक्चुअल, कठिन, गूढ़, सार वाली कविता, गहरी कविता, ऑफ अनदर मतलब किसी दूसरे की। अर्थात कवि ने साफ कह दिया है कि एक कवि जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है और क्रिटिक जो है जिसको वो कविता समझ में नहीं आती है वो बहुत ही ज्यादा मूर्ख है। उसकी बिल्कुल हिम्मत नहीं होती है कि वो कविता जो, क्योंकि वो खुद तो एक दो शब्द भी कविता के नहीं लिख सकता। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई किसी के बारे में कुछ भी बोल दे लेकिन उसको खुद को वो काम करना पड़े तो पता चले कि उसको तो वो काम करना ही नहीं आता। ऐसे ही किसी क्रिटिक को खुद को तो कविता लिखना नहीं आता है, वो क्या किसी और की कविता के ऊपर क्रिटिसिज्म करेगा। चौथी लाइन पढ़ रहा हूं, इन जजमेंट ऑन द एब्स्ट्रूज पोइट्री ऑफ अनदर, ये मैं पढ़ा चुका हूं। सच मैन विल लिसन विद अटेंटिव माइंड, ऐसे आदमी, ऐसे क्रिटिक मतलब बहुत ही अटेंटिव का मतलब है बहुत ध्यान लगा करके सुनेंगे। अलर्ट टू सी, और बड़े चौकन्ने रहेंगे ये देखने के लिए हाउ मेनी फॉल्ट्स दे फाइंड, कि कितनी गलतियां वो निकाल सकते हैं किसी कवि के अंदर। आपने भी जिंदगी में महसूस किया होगा कि जो लोग क्रिएटिव नहीं होते वो दूसरे की क्रिएटिविटी में कमियां निकालते रहते हैं। एंड इफ दे, अगली लाइन पढ़ रहा हूं, एंड इफ अगर दे आर वेक्स्ड, वेक्स्ड का मतलब लिखिए एंग्री हो जाना, नाराज हो जाना। और मान लीजिए वो नाराज हो जाए बिकॉज दे फेल, क्योंकि वो असफल हो जाते हैं टू ग्रैस्प द सेंस। ग्रैस्प का मतलब होता है पकड़ना, क्योंकि उनको खुद को उस कविता की सेंस समझ में नहीं आ रही है, उस अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, तो उनको नाराजगी हो जाती है। ऑफ वर्क्स कंसीव्ड, क्योंकि वो ऐसे वर्क्स हैं कवि ने लिखे हैं। कंसीव्ड का मतलब होता है सोचना, लिखना, समझना। फॉर रीडर्स ऑफ इंटेलिजेंस, ऐसी कविताएं तो लिखी गई हैं। वर्क्स का मतलब यहाँ पे कवि के कविताओं से है। फॉर रीडर्स ऑफ इंटेलिजेंस, क्योंकि ऐसी कविताएं तो कवि ने गहरे और इंटेलिजेंट रीडर्स के लिए लिखी है। और कवि मान के चल रहा है कि जो क्रिटिक है उसमें इतनी बुद्धि नहीं है, तो वो क्या इन कविताओं को समझेगा, क्योंकि ये कविताएं तो गहरे रीडर्स के लिए लिखी गई हैं। दे नेचुरली डू नॉट ब्लेम, कहता है ये बहुत ही आम, साधारण, यूजुअल बात है, एक प्राकृतिक बात है कि वो कभी भी डू नॉट ब्लेम देयर फुलिशनेस, वो अपनी फुलिशनेस को कभी ब्लेम नहीं करेंगे। और फिर राइटर ने एक मेटाफर का इस्तेमाल किया है, वो कह रहा है कि अ गर्ल हु इज लेस देन परफेक्ट, एक लड़की जो कम खूबसूरत हो, परफेक्ट से थोड़ी कम हो, ऑलवेज ब्लेम्स द ड्रेस, वो हमेशा ड्रेस को ब्लेम करती है कि मैं तो बहुत सुंदर हूं, बस ये ड्रेस ही अच्छी नहीं है। यानी हम समझ सकते हैं कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। तो हम देख रहे हैं कि इसमें काफी खूबसूरत तरीके से राइटर ने अपनी बात को कहने की कोशिश की है, और अपना जो द राइटर हैज समहाउ spewed his venom on the scoundrels and the critics, who are not very much intelligent, who can understand the abstruse poetry of great poets. तो मैंने जो इंग्लिश में बोला उसका इतना ही मतलब है जो मैंने अभी हिंदी में बोला, ताकि कोई स्टूडेंट जो इंग्लिश मीडियम से हो, दे कैन अंडरस्टैंड व्हाट द राइटर वांट्स टू कन्वे, व्हाट इज द इंपोर्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर पोएम। स्काउंड्रल्स, मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, स्काउंड्रल्स विदाउट द विट टू फिट। अब आप ध्यान से देखिए, फिट इस पहली लाइन का लास्ट वर्ड है, टुगेदर सिट अनदर, तो ए बी इसमें एक राइम स्कीम है। फिर माइंड, फाइंड, फिर सेंस, इंटेलिजेंस, फुलिशनेस, और लास्ट में ड्रेस। तो हम देख रहे हैं कि राइटर ने एक म्यूजिकलिटी, एक सिस्टम, हालांकि लाइंस की जो लंबाई है वो बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि जैसे मॉडर्न कवि लिखते हैं, हमारे कवि भी उस जमाने में इतने खूबसूरत तरीके से लिख सकते थे। हालांकि मैं मानता हूं कि ये संस्कृत के श्लोक है, तो ये मीटर में लिखे गए होंगे, और कवि ने जब जॉन ब्रो ने इनको ट्रांसलेट किया होगा तो उनको जैसा महसूस हुआ वैसा उन्होंने लिख दिया। हम समझ सकते हैं कि वी आर वेरी थैंकफुल टू जॉन ब्रो कि उन्होंने वर्ल्ड में इंग्लिश के थ्रू हमारी संस्कृत पोएट्री को पहुंचाने की कोशिश की है। मैं समझता हूं कि आपको ये चौथी पोएम समझ में आ गई होगी। अब मैं अगली पोएम पे चलता हूं। ये पांचवी पोएम भी भर्तृहरि की लिखी हुई है, और ये बहुत ही फिलोसॉफिकल क्वेश्चन पूछा है उन्होंने कि अ मैन लिव्स लॉन्ग हु लिव्स 100 years। जैसे कि आपको मालूम है कि अभी कुछ सदियों पहले तक इंसान की जो कॉमन मैन की जो एज है वो 100 years हुआ करती थी। 80-90 तो आज भी लोग जीते हैं, 100 भी जीते हैं। कहता है कि अ मैन लिव्स, एक आदमी बहुत लंबा जीता है, हु जो लिव्स 100 years, अगर वो 100 साल जी गया। येट, फिर भी हाफ इज स्लीप, लेकिन आधा जीवन तो उसका नींद में बीत गया।
अब आप ही देखिए, हम कम से कम 6-7 घंटे सो लेते हैं और भी कई जगह बैठ के आराम करके जिंदगी का जो आधा समय है वो नींद में गुजार देते हैं, आराम में गुजार देते हैं, एंड हाफ द रेस्ट अगेन, आधा आराम में। ओल्ड एज एंड चाइल्डहुड, द रेस्ट का मतलब है बाकी का जीवन हमारे बुढ़ापे में और बचपन में चला जाता है। फॉर द रेस्ट, और बाकी का जो बचा जीवन है, अ मैन लिव्स, एक आदमी जीता है, क्लोज कंपेनियन टू डिजीज एंड टीयर्स, वो एक बहुत नजदीकी साथी बनकर के जीता है बीमारी का और आंसुओं का। लूजिंग हिज लव, क्या क्या आंसू, क्या क्या समस्याएं आती हैं जीवन में। कहता है कि वो अपने प्यार को खो देता है, वर्किंग फॉर अदर मैन, दूसरे आदमियों के लिए काम करता है। वेयर कैन जॉय फाइंड अ स्पेस इन दिस शॉर्ट स्पैन। फिर लास्ट में राइटर ने हमसे एक क्वेश्चन पूछा है कि ऐसे में हमें जॉय कहाँ मिल सकता है। अ स्पेस, स्पेस मतलब स्थान, इस शॉर्ट स्पैन, स्पैन का मतलब होता है समय, इस छोटे से जीवन में। अब राइटर ने देखा जाए तो एक तरह से एग्जैजरेशन का इस्तेमाल किया है, अतिशोक्ति का इस्तेमाल करते हुए कहा है कि जीवन बहुत छोटा है। 100 ईयर्स को भी राइटर छोटा कह रहा है, और वो समझाने की, फिलोसॉफिकल समझाने की कोशिश कर रहा है कि इसका मतलब है कि जीवन में और भी बहुत कुछ होना चाहिए, है ना। इन 6 लाइनों के थ्रू राइटर ने बहुत कुछ कहने की कोशिश की है। वो कह रहा है कि भाई लाइफ है क्या एक्चुअली में, इंसान की जिंदगी बनी किस चीज से है, और आपसे हमें वो पूछ रहा है कि भाई क्या हम उससे एग्री करते हैं, क्या इससे हमें डर जाना चाहिए, जिस तरह से राइटर ने दिखाया कि अरे जीवन तो कुछ नहीं है, नींद में, बीमारी में, बचपन में, बुढ़ापे में, आंसुओं में ही और दूसरों के लिए काम करने में खो जाता है। इसका मतलब है कि एक फिलोसॉफिकल पोएम है बच्चों, एक दार्शनिक कविता है जिसके थ्रू राइटर ने हमें सोचने के लिए मजबूर कर दिया। अब देखिए कितनी अच्छी कविताएं हमारे यहाँ लिखी जाती थी, क्योंकि देखिए अच्छी कविता उसी को कहते हैं बच्चों जो हमें रिफ्लेक्ट करने पर मजबूर करे। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है सरमाइज करना, थिंक करना, ब्रूड करना, हमें पॉन्डर करने के लिए मजबूर करती है, सोचने के लिए मजबूर करती है कि वाकई जीवन केवल खाने पीने, सोने, उठने, बैठने, प्यार करने, रोने धोने, बीमारियों में चले जाने के लिए है, या कि कोई। तो मेरा ऐसा अर्थ निकलता है, क्योंकि आपको मालूम है कि जो भरतरी हैं राजस्थान में, तो अलवर के आसपास उनके मेले भी लगते हैं, बहुत बड़े फिलोसफर हुए हैं और संत हुए हैं बहुत बड़े। शायद ये राइटर ऐसे कहना चाह रहा है कि फिर तुम भक्ति कब करोगे, क्योंकि आपको पता है कि ये इंडियन पोएम्स हैं और हिंदू धर्म से संबंधित हैं। तो हिंदू धर्म में आपको मालूम है 4 आश्रम माने जाते हैं भाई। सबसे पहले आपका या जिंदगी के 4 पड़ाव माने जाते हैं, तो उसमें अंतिम पड़ाव जो होता है वो होता है कि आपको परमात्मा की प्राप्ति करनी है, और आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, परमात्मा की प्राप्ति। तो अगर आप भक्ति नहीं करोगे, अब आपको हो सकता है कभी कहीं आंसर में ये सब चीजें ना नजर आए, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं कि राइटर ये कहना चाह रहा है। क्योंकि हमें पता कैसे चला कि राइटर ये कहना चाह रहा है, क्योंकि ये भारतीय कविता है, हिंदू कविता है, और हिंदू कविता में इसी तरह के अर्थ निकाले जा सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पर इन सब चीजों को, जो सांसारिक चीजें, उनको इतना हम महत्वपूर्ण नहीं मानते। जीवन और ये शरीर इसलिए मिलता है कि हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकें, सैल्वेशन यानी मोक्ष को प्राप्त कर सकें। तो दिस इज द डीपर मीनिंग ऑफ दिस पोएम। आगे बढ़ते हैं। ये कविता बहुत खूबसूरत है बच्चों। हमने देखा है कि अधिकतर जो वार्तालाप दिखाए जाते हैं, डायलॉग होते हैं, दे आर मोस्टली बिटवीन लवर एंड बिलवड। इस कविता में एक पत्नी पूछ रही है, और ये एक फेमिनिज्म से रिलेटेड कविता मुझे लगती है। भरतरी कितने गहरे ज्ञानी थे कि स्त्री को किसी भी तरह से हमने हमेशा लाजवाब करके ही छोड़ रखा है, मतलब उसके पास कोई आंसर ही नहीं छोड़ा। हर तरह से औरत को हमने गुलाम बना रखा है, और अगर वो जो भी बोले तो उसके अलग ही अर्थ निकाले जाते हैं। तो कवि कह रहा है औरत के रूप में कि डू नॉट गो, आई कुड से, मत जाओ प्रिय, मैं कह सकती थी, बट दिस इज इनऑस्पिशियस। इनऑस्पिशियस का मतलब होता है अमांगलिक, नॉट सेक्रेड। मतलब कोई पत्नी कह दे कि जाओ मत, तो हम सब टोकते हैं, अरे कैसे कह रही है, नहीं जाने के लिए कह रही है, तो क्या घर में बिठा ले इसको। इसका मतलब है कि पत्नी ये भी नहीं कह सकती कि जाओ मत। ऑल राइट, दूसरी लाइन कह रहा हूं, ऑल राइट गो। अच्छा, अब मान लो पति जाते जाते कह रहा है मैं जाऊं, और कह दे कि हाँ ठीक है जाओ, इज अ लवलेस थिंग टू से। तो हो सकता है उसका ये अर्थ निकाल ले कि तो मुझे प्यार ही नहीं करती है, ये क्या बात है, मैंने कहा मैं जाऊं, तुम कह रही हो हाँ जाओ। तो तीसरी लाइन में कहती है स्टे विद मी। अगर मैं ऐसे कह दूं नहीं मेरे साथ रुक जाओ, इज इंपीरियस। इंपीरियस का मतलब होता है कि जैसे रॉयल, राजसी चीज है, क्योंकि मेरे साथ रह जाओ का मतलब है कोई खाने को कहां से आएगा अगर मैं बाहर कमाने नहीं जाऊंगा, ये तो मैं कोई राजा थोड़ी ना हूं। कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा विलासिता पूर्ण हो जाएगा। चौथी लाइन, डू एज यू विश। और अगर मान लो मैं ऐसे कह दूं, मान लो पति ने कहा मैं जाऊं, तो पत्नी बोले ठीक है, डू एज यू विश, मर्जी है जैसे करो। सजेस्ट, तो उसका ये अर्थ निकलता है, सजेस्ट का मतलब है ये इस चीज की ओर इशारा करता है,
कोल्ड इंडिफरेंस, जैसे इंडिफरेंस का मतलब होता है कोई इंटरेस्ट ना होना, जैसे, और कोल्ड का मतलब होता है भावना शून्य, इमोशनलेस। अगर मैं ऐसे कह दूं तो इट सीम्स के कोई ऐसे कह रहा है तो पत्नी के बारे में ऐसा माना जाएगा कि अरे इसको तो कोई लेना देना ही नहीं है पति से, कह रही है कि मर्जी आए जो करो। एंड इफ आई से आई विल डाई, और अगर मैं ऐसे कह दूं ज्यादा रोमांटिक होकर, इमोशनल होकर, मैं मर जाऊंगी व्हेन यू आर गॉन, जब तुम चले जाते हो या तुम चले गए, यू माइट और माइट नॉट बिलीव मी। लेकिन तुम माइट का मतलब शायद और माइट नॉट मतलब शायद नहीं बिलीव करो मेरे ऊपर। टीच मी माई हस्बैंड, मेरे पति, मेरे कंत, मेरे स्वामी, मुझे तुम सिखाओ व्हाट आई ऑट टू से। ऑट का मतलब होता है चाहिए, मुझे क्या कहना चाहिए व्हेन यू गो अवे, जब तुम जाओ। तो एक डायलॉग के थ्रू राइटर ने शायद एक द राइटर मस्ट हैव क्रिएटेड सम dramatic piece before this, where he must have created a wife and a husband, where husband is going somewhere and the wife is, as you know, that wife is expected to say something, like when he says bye, the wife, what should she say? Because there are 6 versions, like if wife say this, do not go, if wife say all right, go, if wife say stay with me, if wife says do as you wish, if wife says I will die when you are gone, then all these things say the hint towards different responses of a woman, but because not a single response has been accepted, साफ साफ पता चल रहा है कि उसका एक भी रिस्पॉन्स एक्सेप्ट नहीं किया गया, इसीलिए वो बार बार अपना जो सेंटेंस है वो बदल रही है ना। और वाइफ स्पीक्स, जब ये वाइफ बोल रही है, और तो हम समझ सकते हैं कि राइटर ये कहना चाह रहा है कि एक्चुअल में एक औरत को बोलना क्या चाहिए। इसका मतलब है कि उसको कोई सिखाए या कि आदमी खुद सीख जाए इस बात को कि औरत जो भी बोले उसको वो सहज स्वीकार करे, और उसके आंसर के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क ना लगाए। उसको ये ना सिखाए कि तू ये बोल या ये बोल, जैसा उसे उचित लगे वैसा बोलने के लिए उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये था बच्चों एक अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज पोएम्स विच आर इन योर सिलेबस। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आई होंगी। थैंक यू वेरी मच।